वो चैप्टर हम लोग का चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है तो हम लोग को सबसे पहले इसमें जानना होता है कि एटम क्या होता है। एटम आखिर हम लोग बोलते किसको है? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। एटम मतलब परमाणु। तो ओवरऑल चैप्टर का नाम है हमारा परमाणु की संरचना। समझे बात को ना? तो हमको परमाणु के संरचना के बारे में डिस्कस करना है, मतलब हमको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। अब बात ऐसा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए तो पूरा चैप्टर हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर में यही बताया गया धीरे 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 करके कि एटम कहां से शुरू हुआ था, लोग उसको क्या बोले थे, और फिलहाल उसका क्या कंडीशन है। समझे बात को ना? क्या उसका स्वरूप है अभी, और जब शुरुआत हुआ था तो उसके बारे में क्या क्या बोला गया था। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एटम टर्म कहां से आया, आखिर ये एटम होता क्या है, एटम बोलते किसको है। ठीक है, तो देखो, जो एटम टर्म है ना बाबू, ये एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया। ठीक है, ये कहां से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक एक भाषा है। जैसे मैक्सिमम जो साइंस का वर्ड है वो या तो ग्रीक से आया या लैटिन से आया। ठीक है, उधर कंट्री वाला लोग थोड़ा साइंस के बारे में ज्यादा इन्वेंशन किया था, शुरुआत वही लोग किया था इन सब चीजों के बारे में बताना। तो ये ग्रीक लैंग्वेज है, और ग्रीक में इसको एटम नहीं बोलते थे, बल्कि ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? एटोमियो बोलते थे। ठीक है, और उसी को मॉडिफाई करते करते अभी क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। सर, एटोमियो का मतलब क्या होता था ग्रीक में? तो ग्रीक में एटोमियो का मतलब होता था अनकटेबल या इनडिविजिबल। मतलब जिसको काटा या बांटा नहीं जा सके उसको कहा जाता था एटोमियो। मतलब जो अविभाज्य हो, जिसको हम और भी छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड नहीं कर सके, उसको ग्रीक में क्या कहा जाता था? एटोमियो। समझे बात को? और उसी एटोमियो को मॉडिफाई करके हम लोग क्या बोलते हैं अभी? एटम बोलते हैं। तो सर, एटम में ऐसा क्या है कि इसको बोला गया कि ये मतलब अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, अनकटेबल है, इसको हम और भी ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं? ये सब बोलने के पीछे का कारण क्या था? तो एटम के बारे में ये माना जाता है कि जो एटम है ये मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, मतलब एटम के बारे में बाबू ये बोला जाता है ना, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। जो एटम है ये मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। मैटर, मैटर मतलब, मैटर हम लोग किसको बोलते हैं बाबू? तो मैटर हम लोग बोलते हैं पदार्थ को। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो एटम है वो मैटर का मतलब पदार्थ का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म कण है। ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब बिल्कुल सबसे छोटा, स्मॉल वही छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल सबसे छोटा पार्टिकल है। पार्टिकल हम लोग बार बार टर्म यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कण होता है। समझे बात को? तो एटम के बारे में बाबू ये बोला जाता है कि जो एटम है वो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण है। समझे बात को? अब सर, अत्यंत सूक्ष्म मतलब कितना छोटा? तो सबसे छोटा, इसीलिए तो उसको बोल रहे हैं कि वो क्या है? अनकटेबल है। हाँ, हम किसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं? जो पहले से सबसे छोटा होगा उसको हम और भी ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। समझे बात को? एक अंदाजा लगाओ बाबू कि एक डस्ट पार्टिकल में, एक धूल के कण में 10⁻19 नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, एक धूल के कण को तो हम लोग अच्छा से देख नहीं पाते हैं, और उसमें आप 1 पर 19 जीरो बैठाइए, उतना एटम होता है। तो समझो कि एक एटम कितना छोटा होता होगा। तो जो एक एटम होता है ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसी वजह से एटम को क्या बोल दिया गया कि एटम जो है वो अनकटेबल है, इंडिविजिबल है। मतलब हम एटम को और भी छोटे छोटे पार्टों में नहीं बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस नो बोलना है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम खुद नहीं ध्यान देते कुछ रिकॉर्ड हो रहा। हम भाई सिंपल सा पढ़ाते जाते, आपको ये नहीं सुना रिकॉर्डिंग चल रहा, बोले हैं कि नहीं बोले। बिल्कुल नहीं, वो सब सोचना ही नहीं है। आप हमसे इंटरेक्ट होइए, पढ़िए, जो समझ में आए उसमें यस बोलना है, जो नहीं समझ में आए उसमें नो भी बोल देना है। ठीक है, और पूछ भी लेना है, ये बात ध्यान रखना।
पूछने में जरा सा भी हिचकिचाना नहीं है बाबू। कोई भी छोटा से छोटा चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ये जरा सा भी नहीं सोचना है कि सर हम 10 तक हिंदी मीडियम से हैं, हो सकता है ये इंग्लिश होगा, कोई छोटा सा चीज होगा, नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप पूछिए, जो नहीं समझ में आए वो पूछिए। समझे बात को ना, पूछने से जरा सा भी पीछे नहीं हटना है। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो एटम होता है ये मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है, मतलब कि पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। समझे बात को। आपको एक बात और बताते चले कि जैसे एटम को मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल अभी भी माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग एटम को, अगर हम प्रेजेंट कंसेप्ट के बारे में बात करें कि वर्तमान में एटम का क्या स्थिति है, तो बाबू प्रेजेंटली एटम कैन बी divided into (36) सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी हम लोग एटम को 36 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सोचो एक एटम इतना छोटा होता है कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, और साइंटिस्ट लोग इतना ज्यादा उसके बारे में स्टडी कर लिया है कि उस छोटे से एटम को भी हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 36 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। बड़ा अनबिलीवेबल सा चीज है ये सब, ठीक है, कि कैसे उतना छोटा एटम को इतने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो बात ऐसा है कि डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसका पूरा 36 का 36 अलग कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए सब एटॉमिक बोला जा रहा। मतलब एटम जो है वो 36 पार्टिकल से मिलकर बना है, उसमें से कुछ को अलग किया जा सकता है और कुछ को अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि अभी भी मैटर का, पदार्थ के सबसे छोटे कण को अभी भी क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम को और भी ज्यादा छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, वो अभी भी किसको मान के चलते हैं हम लोग, एटम को। समझे बात को। एटम के और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये 36 पार्टिकल में से हमारे पास 3 ऐसे पार्टिकल हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। हमारे पास 3 ऐसा पार्टिकल है बाबू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा है, तो वो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इन तीनों को एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। अब सर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मुख्य, जो मेन है, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, ये एटम का मुख्य कण है, मेन पार्टिकल है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी चीज में कहीं है बहुत सारा सामान, लेकिन 2-3 को ऐसा सामान है जो मेन सामान है। बोलते हैं ना कि मान लो कहीं दरवाजा बंद करके जाना हो, कुछ सामान रखा हुआ है कहीं, तो बोलता है जो मेन सामान हुआ ना उसको अंदर रख दो, उसके बाद चलना, ऐसा बोला जाता है ना। तो वही बात है, मेन सामान है। समझे बात को। जैसे मान लो कि हम लोग अक्सर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम इस बिल्डिंग को एक एटम मान लें, ठीक है, तो अगर हम इस बिल्डिंग को एक एटम मान लें तो बाबू ये बिल्डिंग बहुत सारे चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ईंट, बालू, सीमेंट, रॉड, कंक्रीट, बहुत चीज लगा हुआ है। मान लो कि हम तुमको एक बिल्डिंग बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, और हम तुमको कुछ सामान दे देते हैं। सर क्या क्या सामान दे देते हैं, मान लो हम तुमको कुछ मोटा मोटा रॉड दे देते हैं, कुछ पेंट दे देते हैं, कुछ खिड़की दरवाजा दे देते हैं, कुछ चमचमाता हुआ टाइल्स दे देते हैं, पंखा उंखा दे देते हैं, और हम बोलते हैं जाओ तुम अपना घर बना लो। तो क्या तुम घर बना लोगे? बोलो सर आप रॉड दिए, पेंट दिए, खिड़की दरवाजा दिए, इस सबसे घर कैसे बनेगा? आप ये सब नहीं देते तो भी चलता, कम से कम आप हमको ईंट बालू और सीमेंट तो दे देते। बिना ईंट बालू और सीमेंट का हम तो घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। समझ रहे हो बात को ना। मतलब ये कि जो ईंट बालू और सीमेंट है वो बिल्डिंग के लिए फंडामेंटल पार्टिकल है, मुख्य कण है। समझे बात को। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। समझे। हम जिस तरह से ईंट बालू और सीमेंट के बिना बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिना एटम का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाकी का जो 33 पार्टिकल है, बहुत सारे एटम में वो सारा का सारा 33 तो होता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उससे एटम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, एटम के पहचान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, समझे बात को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम का आइडेंटिटी है बाबू, ये एटम का पहचान है। कैसे एटम का पहचान है सर? तो देखो हम लोग बाबू एटम को कैसे पहचानते हैं। हमारे पास एटम को पहचानने का दो तरीका होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, हिंदी में जिसको कहा जाता है परमाणु संख्या, ठीक। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है परमाणु भार, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो कहां थे हम लोग? हम लोग थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एटम को पहचानने का हमारे पास दो तरीका होता है, एक होता है परमाणु संख्या और एक होता है परमाणु भार, ठीक है। तुम द्रव्यमान बोल रहे हो, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास का मतलब वही होता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये हमारे पास होता है जिससे हम एटम को पहचानते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब कि परमाणु संख्या 8 है। तो हम जैसे ही परमाणु संख्या 8 बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 8 बोलते हैं, आपके दिमाग में आ जाता है कि सर आप ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। तो आखिर वो 8 उस ऑक्सीजन में कहां से आया? उसमें ऑक्सीजन में कुछ तो 8 पीस होगा, 8 पीस होगा, 8 ग्राम होगा, 8 ml होगा, 8 किलो, 8 लीटर, कुछ तो 8 से रिलेटेड, 8 से संबंधित कुछ तो होगा। या ऑक्सीजन को अपना मन से 8वां नंबर पर लगा दिए, भाई तुम हाथ से यहां खड़ा रहेगा, तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो गया 8, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। समझे बात को ना? किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। समझे? क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, हम लोग डिटेल में इसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा तुम लोग को समझाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ा। अभी हम क्या करवा रहे हैं? अभी हम तुम्हारा एटम से जान पहचान करवा रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर बढ़िया से अध्ययन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे जान पहचान करना पड़ेगा। किसी के बारे में तुमको जानकारी बटोरना है तो क्या करोगे? उससे दुश्मनी करके तुम कभी जानकारी नहीं बटोर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना होगा? पहले तुमको उससे दोस्ती करना होगा, 1-2 दिन हाई हेलो करना होगा, उसके बाद फिर क्या करना होगा? तो 1-2 दिन साथ में चाय पीना पड़ेगा, फिर बोलना हो, तब दोस्त कभी घर नहीं बुलाएगा, 1-2 दिन उसका घर जाना होगा, फिर तुम घर जाएगा, बैठेगा, तब पूरा उसका जासूसी स्टार्ट करेगा, उसके बारे में एकदम पहले बाहर से जाना फिर अंदर से जानना शुरू करेगा। तो वही बात है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एटम से जान पहचान कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाई हेलो वाला सीजन चल रहा है, थोड़ा देर में अभी आगे पहुंचेंगे, देखो घर भी पहुंचेंगे इसका। तो बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर, मतलब कि परमाणु संख्या, ठीक है। अब थोड़ा ये मात्रा उतरा में थोड़ा एडजस्ट करना हमको, हो सकता है कहीं थोड़ा समस्या हो जाए भाई, ठीक है, बट आप समझ रहे हैं चीजों को ना, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ एक और टॉपिक होता है, एक और चीज होता है जिससे एटम को पहचान सकते होता, मास नंबर, ठीक है। हाँ, तो देखो जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक एटम है जिसका जो मास नंबर है वो 12 है, 12 है, परमाणु भार उसका 12 है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि सर मास नंबर 12 किसका होता है? तो कार्बन का होता है, उसी का एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान उसका 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। आखिर वो 12 कहां से आया? एटम में कुछ तो 12 पीस होगा, तो वो जो होता है ना बाबू, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं ना, तो वही उस एटम का मास कहलाता है, समझे? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर है ना? तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस
जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मास नंबर। ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो होता है इसको किससे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है जेड से, और मास नंबर जो होता है इसको लिखा जाता है ए से। समझे बात को? तो ये ध्यान में रखना बाबू कि जो P है वो किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है। और अगर हमको ए निकालना हो तो ए इक्वल टू हम करते हैं P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझे? इतना दूर क्लियर है? एकदम स्टेप वाइज समझते चलना है। समझे बात को ना? तो यहां तक के बाद अब जरा एक चीज और समझ ले सर। क्या एक चीज और समझ ले सर? अभी तक हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद एक और फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात पता है? क्या पता है? आपको ये बात पता है कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो चार्ज किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस आता है। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। सर ऐसा होता क्यों है? जरा एक बात बताते हैं। देखो एक बात समझना, ओरिजिनल जो एटम होता है अपना जिस फॉर्म में एटम इन्वायरमेंट में पाया जाता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोई भी चार्ज नहीं होता है मतलब क्या सर? उसके अंदर चार्ज नहीं है? नहीं, चार्ज है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर बात ऐसा है ना कि उसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो बाबू अगर कहीं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का संख्या बिल्कुल बराबर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो न्यूट्रल होगा, वो उदासीन होगा। समझे बात को ना? तो एटम जब न्यूट्रल रहता है ना बाबू, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब हो गया कि वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या है? बिल्कुल बराबर है। ठीक है। जितना निगेटिव है एग्जैक्टली उतना पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का क्वांटिटी सेम है तो जाहिर सी बात है कि वहां किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझे बात को? देखो अब बात ऐसा है बाबू कि न्यूट्रल एटम में, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो अगर एटम न्यूट्रल है तो उस केस में प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम का मतलब ही होता है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना उसमें क्या है? प्रोटॉन। समझे बात को? क्लियर हुआ? अरे बोलो, एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है न्यूट्रल एटम में, तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता ही है। और हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया और प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया। समझे बात को? लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, मतलब हमारे पास आयन है। आयन का मतलब क्या होता है सर? चार्ज। आयन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। आप इसको हिंदी में धनायन और ऋणायन के नाम से जानते हैं। ठीक है? हाँ। तो एक केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। केटायन हम लोग किसको बोलते हैं? तो केटायन बोलते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और एनायन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। समझे बात को? केटायन कब बनता है सर? तो बाबू केटायन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। एनायन कब बनता है सर? तो एनायन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। समझे बात को? जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो केटायन बन जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जब कोई एटम कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? जरा बात को समझना, ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आप ये जानते हैं कि केटायन एनायन बनता है, बट क्यों बनता है, काहे बनता है? आप जानते भी होंगे कि क्यों बनता है, तो भी हम आपको डिटेल में आज बताएंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको थोड़ा सा जीरो लेवल से बताया जाए। ठीक है? हाँ।
कुछ देर के लिए हम तुमको ये समझ के पढ़ाएं कि तुमको कुछ नहीं आता, हो सकता है इसमें से तुमको मैक्सिमम चीज आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए हम तुमको ये समझ के पढ़ाएं कि तुमको कुछ नहीं आता है। अगर हम ये मान लें कि तुमको बहुत कुछ आता है तो हो सकता है कि बहुत कुछ ना पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये मान के पढ़ाया जाए कि नहीं भाई सामने वाले को कुछ नहीं आता है, सब हम ही को सिखाना है, तो हमको उसको जीरो से हीरो बनाना है। जाहिर सी बात है, समझे बात को ना। तो देखो केटायन और एनायन क्यों बनता है। केटायन बाबू इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण बनता है। एक बात समझना, मान लो कि मेरे पास एक एटम है, थोड़ा सा जगह ज्यादा लेते हैं, ओए इधर उधर मत घसक जाना भाई। मान लो कि मेरे पास एक एटम है, ऐसे कोई भी एटम है, ठीक है। इस एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये कैसा माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। मान लो कि ये एटम ए है, ठीक है, कोई भी एटम है, ए है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना क्या है, नेगेटिव है। प्लस माइनस कैंसिल, 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 सब प्लस सब माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। समझे बात को। तो ये एटम क्या हो गया, ये एटम न्यूट्रल हो गया सर, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इसलिए चार्ज नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। मान लो दूसरा कंडीशन ये है, पहले जरा देख लें इसमें दिख रहा कि नहीं, कैमरा में रिकॉर्ड इतना दूर नीचे हो रहा होगा तब ना, ऐसा ना हो कि छूट गया ना, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो बाबू मान लो कि तुम्हारे पास फिर से एक एटम है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल बराबर संख्या में इसके ऊपर प्लस और माइनस है। किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारा कारण होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। किसी कारण से ये एटम कहीं एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है, कोई इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, या इसको कहीं से एनर्जी ज्यादा मिला तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके बाहर निकल गया, ऐसा भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका गया। अब देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां तक तो सब कैंसिल हो गया, लेकिन क्या इस प्लस को कैंसिल करने वाला कोई माइनस है, नहीं है। तो जब नहीं है तो बाबू ये वाला चार्ज उसके ऊपर तुमको दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, समझे बात को ना। जितना निगेटिव निकलेगा इसके ऊपर उतना पॉजिटिव आएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ प्लस के जगह 2 प्लस हो जाएगा या प्लस 2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्लस 3 हो जाएगा। समझे बात को, क्लियर हो रहा ना, पक्का ना, ठीक है। तो बाबू ये क्या बन गया, तो ये बन गया केटायन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। समझे, यहां तक चलेगा, क्लियर है। चलो मान लो हमारे पास एक एटम फिर से है, अब इसके नीचे इसमें दिखेगा नहीं, लास्ट है एकदम। मान लो हमारे पास एक एटम ए है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल बराबर संख्या में प्लस और माइनस है इसके पास, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, सब प्लस सब माइनस को कैंसिल कर दिया। मान लो कि कहीं से ये एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया। अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब क्या कंडीशन है, कहीं से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। क्या इस माइनस को कैंसिल करने वाला कोई है, कोई नहीं है। तो जब इस माइनस को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है तो माइनस चार्ज इसके ऊपर तुमको दिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज आएगा, समझे बात को। तो ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया एनायन, क्लियर हुआ ना। तो कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर उतना प्लस आता है, और कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना उसके ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। इतना जो हम समझाएं, किसी को कोई डाउट इसमें,
क्लियर है, सब कुछ समझ में आया? चलो एक बार जरा इसको फिर से शुरू से रिवीजन करवा दें, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं, जगह भी तो चाहिए लिखने का, ठीक है। हाँ तो बाबू हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? एटम के बारे में, ठीक है, मतलब परमाणु के बारे में। एटम कहां से आया? ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? एटोमियो, ठीक है। हाँ थोड़ा बोलना है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। एटोमियो का मतलब क्या होता है? अनकटेबल या इनडिविजिबल, मतलब जिसको काटा या बांटा नहीं जा सके, ठीक है। इसलिए बोला जाता था क्योंकि एटम को मैटर का एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल बोलते हैं, मतलब कि पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण बोलते हैं, समझे बात को। लेकिन अभी हम लोग एटम को कितने भाग में बांट सकते हैं? 36 भाग में बांट सकते हैं। उसमें से 3 हमारे पास क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब कि मुख्य कण। वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है बाबू? एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है? मास नंबर, ठीक है। जब एटम न्यूट्रल होगा, मतलब कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या है? बिल्कुल बराबर है, समझे बात को। अगर वो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो हम लोग यहां पर अभी समझ लिए। इतना क्लियर है? इतना लिखा जाए पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो बाबू, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या होता है, अभी हम लोग जो डिस्कस किए, तो उसके बेसिस पर हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे सर कौन सा क्वेश्चन? मान लो कि हम एक एटम लेते हैं, या इतना बड़ा एटम क्यों लें, चलो हम लेते हैं कोई छोटा एटम लेके चलते फिलहाल, या ले सकते हैं ना, कौन सा बड़ा एटम ले लिए। मान लो हम सोडियम लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, हम लोग को पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। आपको कोई चार्ज नजर आ रहा? नहीं आ रहा, मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है? प्रोटॉन भी। समझे बात को ना? मतलब ये कि हम बोल सकते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी 11 है और सोडियम में प्रोटॉन भी 11 है। सर 11 कैसे ले ली? क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है ना, और ये किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। और ये न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन है उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। समझे बात को? मान लो कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, और इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसके पास फिलहाल इलेक्ट्रॉन भी 12 है और प्रोटॉन भी क्या है? 12 है। समझे बात को? मान लो कि हमारे पास एक और एटम लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है तो बाबू इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 है और इसके पास प्रोटॉन भी क्या है? 17 है। दोनों 17 17 है। समझे बात को? क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब मान लो कि हम सोडियम नहीं लेते हैं बल्कि हम क्या लेते हैं? Na+ लेते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि किसी भी एटम का प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, प्रोटॉन हमेशा फिक्स होता है। तो फिर बदलता कौन है सर? इलेक्ट्रॉन। चाहे पॉजिटिव चार्ज आए या निगेटिव चार्ज आए, वो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने के कारण ही आता है। ये तो हम लोग देख लिए। कभी भी हम पॉजिटिव चार्ज को मिटा के तो नहीं बताएं, हम इलेक्ट्रॉन को हटा के या इलेक्ट्रॉन को लगा के ही तुमको चार्ज के बारे में समझाएं, ठीक है। तो बाबू Na+ है,
तो Na+ है, तो हमको एक बात बताओ, इसके पास प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 11 है सर। क्यों सर? क्योंकि अभी आप बोले कि प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। लेकिन इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। जितना पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कि वो उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस कर दिया। ठीक है, तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। समझे बात को ना बाबू? क्लियर है? पक्का ना? ठीक है, समझ में आ रहा तुमको? देखो, मान लो तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, हम +2 लेते हैं, प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा। लेकिन बताओ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है, 10 है, पक्का ना? क्योंकि +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो कितना बच गया? 10 बच गया। क्लोरीन है, मान लो हम Cl- लेते हैं, ठीक है, Cl-, प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितना है बाबू? 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? कुछ बच्चा का मुंह से 16 भी हमको लगता सुनाया कहीं से। 16 को नहीं ना बोला? क्योंकि देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि उतना इलेक्ट्रॉन कम, लेकिन निगेटिव का मतलब कि जितना निगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ठीक है, किससे ज्यादा? प्रोटॉन से, सीधा सा बात है। तो एक निगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन किया तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू? 18। समझे ना बात को? ठीक है, कौन नहीं बोला? समझ गए ना? अल्लाह, ये स्नो में फर्क ही नहीं समझ में आता का? हाँ, देखो, अच्छा टेंशन मत लो, तुम नो नहीं बोला था, गलती से हमको सुना गया था। ठीक है, हाँ हाँ, ये लोग नो बोला था ना। चलो कोई बात नहीं, यहां देखो, यहां ध्यान दो। बताओ, इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी क्लियर है बाबू कि कितना है? 8 ही है, प्रोटॉन तो 8 है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? सोच समझ के बोलो। 10 है, पक्का? हाँ सही बात है। अरे एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है, जो लगे कि सही है उसको एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है, हाँ सर इतना है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। तो कौन सा आईआईटी का एग्जाम है जो 5 नंबर कट जाएगा? टेंशन काहे ले रहा? ठीक है, देखो, मान लो कि तुम्हारे पास कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर होता है बाबू 20, ठीक है, और इसके ऊपर हम लगाते हैं +2, तो यहां पर प्रोटॉन का संख्या तो हो गया 20, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है, 18 है, पक्का ना? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। समझे? ये बात तो क्लियर है। अब दूसरा तरीका से क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक एटम है, उस एटम का, पहले एक बात समझ लेना कि जैसे मान लो ये एक एटम है, इस एटम में यहां पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहां ऊपर में लिखते हैं मास नंबर, और यहां लिखते हैं चार्ज। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और चार्ज, ये जगह होता है लिखने का। ठीक है, यहां लिखाता है Z, यहां लिखाता है A, और यहां लिखाता है चार्ज। अब मान लो तुमको हम एक एटम दिए बाबू, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो था वो 18 था, प्रोटॉन जो था वो 16 था, और न्यूट्रॉन जो था वो भी 16 था। ठीक है, पहले सुनना, बोलना मत, कोई भी सुनना मेरा बात। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, और न्यूट्रॉन भी क्या है? 16 है। तुमको इसमें सबसे पहले ये बताना है कि एटम कौन सा है, मतलब एक्स कौन सा है। तो एटम के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से एटम याद आ सकता है, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो नहीं आएगा, बट याद होगा तो आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बाबू? प्रोटॉन। प्रोटॉन है 16, एटॉमिक नंबर हो गया 16। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का। ठीक है, 20 तक याद कर लेना, 20 तक नहीं, कम से कम 30 तक कोशिश करना याद कर लेने का। ठीक है, हाँ फिलहाल तो हम बताते चल रहे हैं, बट याद कर लेना। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का। तो ये हो गया सल्फर। अब यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर, मतलब कि 16, यहां लिखेंगे मास नंबर, और मास नंबर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या? P+N पढ़े थे ना? A इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना थोड़ा देर पहले कि A इक्वल टू क्या होता है? P+N।
तो A इक्वल टू P प्लस N, तो 16 प्लस 16, यहां क्या आ गया बाबू 32, समझे। अब यहां पर लिखना है चार्ज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता तो यहां कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा कि सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन लिया, तो लिया तो क्या आएगा माइनस आएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बोलो, -2, समझे कि नहीं, पक्का ना। नहीं तो देखो एक बात समझो, ये ध्यान में रखो, प्रोटॉन हो गया एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया मास नंबर, चार्ज के जगह में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो कोई चार्ज नहीं, और नहीं तो जो ज्यादा है और जितना ज्यादा है उतना दिखा देंगे। मतलब सब, मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा है 2, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्लस की माइनस, तो -2, ठीक है। यहां देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में ज्यादा कौन है, प्रोटॉन, कितना ज्यादा है 2, प्रोटॉन माइनस होता है कि प्लस, +2, बात खत्म, सिंपल सा ट्रिक, समझे बात को ना। इधर देखो, मैग्नीशियम है, ठीक है, +2 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 12 है, फिर से यहां ज्यादा कौन है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है प्लस, कितना ज्यादा है 2, +2। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा है 1, और इलेक्ट्रॉन होता है -1, अब 1 को नहीं लिखते हैं, -1, समझ रहे बात को ना, लिखा जाएगा ऐसे, पक्का ना। देखो, अरे यार ये बार बार बच जाता है। एक मिनट जरा सा बात कर लें, क्या कुछ जरूरी कॉल होता है आजकल, इंक्वायरी वगैरह मेंटेन करने के लिए कभी कभी उठाना पड़ जाता है। देखिए जरा, एक दो और क्वेश्चन बना ले, समझ में आ रहा ना, पूरा क्लियर तो है सब कुछ। देखो, अब मान लो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं कितना, चलो हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं 24, प्रोटॉन ले लेते हैं 26, और न्यूट्रॉन ले लेते हैं 30। अब हो सकता है एटॉमिक नंबर 26 तुमको नहीं याद होगा, आयरन होता है Fe, ठीक है, चलो हम लिख देते हैं Fe, ठीक है। कैसे पता चला कि सर Fe होगा, क्योंकि हम सबसे पहले किसको देखें, प्रोटॉन को, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन था 26 तो एटॉमिक नंबर 26, और वो होता है Fe का, यहां तक का काम हो गया। अब यहां के आगे का तुम बताओगे, बताओ तुम, हम यहां क्या लिखें, बोलो, वहां हमको क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर, मतलब हम यहां क्या लिखे बोलो, 26, यहां ऊपर में हमको लिखना है मास नंबर, मतलब P प्लस N, तो यहां कितना हो गया 56, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया से देख लो, और हमको इसके ऊपर का चार्ज बताओ कि कितना होगा, सब लोग बताइए, +2, पक्का ना, क्लियर है बाबू, सबको क्लियर है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। ज्यादा कौन सा है, प्रोटॉन, कितना ज्यादा है 2, +2, अगर ये ज्यादा रहता तो जितना ज्यादा रहता उतना माइनस लिख देते, समझ गए ना। एक और ले लेते हैं, क्लियर होना चाहिए बढ़िया से, सब समझ में आना चाहिए अच्छे से, बिना समझाए भेजना अच्छा बात नहीं है, हम पूरा समझा देते, टेंशन ना लो। मान लो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या लिए, और हम बाबू इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हाँ बैच है, मान लो हम इलेक्ट्रॉन है बैच, हम इलेक्ट्रॉन का संख्या ले लेते हैं तुम्हारे पास, कितना ले लिया जाए, चलो हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं 18, प्रोटॉन ले लेते हैं 15, और न्यूट्रॉन ले लेते हैं 16, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी आगे बताने में तुम लोग चुप रहेगा, तुम लोग का पढ़ा हुआ है पहले का, ठीक है, हाँ आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो बाबू सबसे पहले तो प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन 15 है तो एटॉमिक नंबर 15 हो गया, 15 हो गया, और ये होता किसका है बाबू, तो ये होता है फास्फोरस का। यहां पर क्या लिखे बताओ, 15, क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है। यहां पर क्या लिखे बताओ, P प्लस N,
15 प्लस 16, ठीक है, कितना हो गया 31, ठीक है। और तुम लोग नहीं बताएगा, आप लोग बताएंगे बाबू, आप लोग इतना बच्चे बताएंगे। बताइए इसके ऊपर चार्ज हम कितना लिखें? -3, सही है, -3, क्योंकि सर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -3 आ गया। हमको लगता है समझ में आ गया। इस तरह से आप आराम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दीजिएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिले तो आप ऐसा एटम का पूरा सिंबल बना दीजिएगा आराम से। समझ गए? क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना।